नमस्कार, प्रणाम। देवभूमि देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों पर विमर्श किया जाएगा। बजट पेश होने से पहले अहम मानी जा रही है ये बैठक। सुबह 11:30 बजे विधानसभा भवन में बैठक होगी और बजट पेश होने से पहले अहम मानी जा रही है ये बैठक। कई अहम मुद्दे जिन पर विचार विमर्श किया जा सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी आपके पास? उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक सीधे ठीक पहले बजट सत्र के का सत्र शुरू हो रहा है। सुदीप, कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और वो भी ठीक बजट पेश होने से पहले। और तमाम मुद्दे जिन पर विचार विमर्श किया जाएगा इस कैबिनेट की बैठक में। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक। वहीं देहरादून के एक निजी होटल में बीजेपी महिला मोर्चा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की उन प्रभावशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन सभी महिलाओं को बधाई दी है जिन्हें सीएम धामी ने सम्मानित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के सम्मान प्रदेश की महिलाओं की ओर और भी सशक्त बनाने के लिए कारगर होंगे और महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करेंगे। यहाँ पे सुषमा स्वराज के नाम पर यहाँ पर आज अवार्ड दी जो विशिष्टताएं प्राप्त करने वाली मातृशक्ति है उन सभी को सम्मानित किया गया है, उनका प्रोत्साहन किया गया है। निश्चित रूप से हमारी सरकार आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मातृशक्ति के लिए काम कर रही है और राज्य की सरकार भी इसके निर्देशन में अनेकों योजनाएं लेकर आ रही है जिससे कि मातृशक्ति का उत्थान और मातृशक्ति आगे बढ़े, उनका सुरक्षा भी हो और सशक्तिकरण। सुषमा स्वराज 15 तारीख तक ये कार्यक्रम लिया है और इसमें इस बार विशिष्ट ये है कि हमारी देश और विश्व की नेता सुषमा स्वराज महिलाओं की प्रेरणा, उनके नाम से हम सुषमा स्वराज अवार्ड से अपने हर जनपद में 10 से 20, 25, 30 महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो विशिष्ट कार्य कर रही हैं और विशिष्ट जो महिलाएं हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। 10 से 15। वहीं देहरादून में बीते दिनों से लगातार मंडरा रहे बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते दिन दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री को बिजली संकट के संदर्भ में अवगत कराया और साथ ही मंत्री से मुलाकात कर वापस दून लौटे। सीएम धामी ने कहा कि केंद्र से हमें 300 मेगावाट बिजली का आश्वासन मिला है, आगे भी बिजली संकट को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। का कि उन्होंने हमको जो है इस महीने 300 मेगावाट बिजली रूप से हमको अवार्ड कर दी गई है और आगे मैंने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरे वर्ष भर के लिए जो है हमको जो अतिरिक्त। वहीं उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई है। बजट सत्र को लेकर सीएम धामी ने कहा कि इस बजट सत्र में उद्यमियों और बेरोजगार नौजवानों सहित तमाम हितों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पारित किया जाएगा। बजट अच्छा आएगा, बहुत बढ़िया होगा और हम लोगों ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यहाँ के उद्यमों को, हमारे लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले नौजवानों और मातृशक्ति को विशेष रूप से इसमें फोकस।
वहीं भराड़ीसैंण पहुंचे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया। साथ ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। वहीं ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में कल से शुरू हो रहे बजट सत्र की तैयारियां चल रही है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने भराड़ीसैंण विधानसभा पहुंचकर विधानसभा परिसर सहित विधायक गणों और अधिकारियों को आवंटित आवासीय कक्षों का निरीक्षण किया। साथ ही सत्र की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को जरूरी सुझाव और दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने विधानसभा में हवन पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही नेताओं में हलचल शुरू हो गई है। वहीं खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा जल्द ही बसपा ज्वाइन करने जा रही है, जिसकी पुष्टि खुद विधायक उमेश कुमार ने की है। वहीं विधायक उमेश कुमार का कहना है कि मेरा किसी पार्टी में जाने का कोई निर्णय नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी जल्द ही बसपा ज्वाइन करने जा रही है और वो क्या फैसला लेगी भविष्य में ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वे फिलहाल निर्दलीय रहकर जनता का काम करते रहेंगे। वहीं लक्सर विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी बतौर विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी उनके इस निर्णय का स्वागत किया। अगर ऐसा कर रही है तो बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे सभी से खुले हुए हैं, सभी के लिए खुले हुए हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन अच्छा होता अगर उमेश शर्मा स्वयं ज्वाइन करते और चुनाव भी खुद ही लड़ते तो और अच्छा चुनाव लड़ सकते थे। और भैया मेरी शुभकामनाएं सोनिया शर्मा को और उमेश शर्मा को। वहीं रुद्रप्रयाग जिले के चिरबटिया में 2 दिवसीय नेचर फेस्टिवल का आगाज हो गया है, जहां जाने माने पक्षी और प्रकृति प्रेमी के अलावा फोटोग्राफर जुटे हैं। इस दौरान पक्षी विशेषज्ञों ने नाइट कैंपिंग पर अहम जानकारियां जुटाई। इस मौके पर कठपुतली मंचन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने गीत, नाटक और नृत्य भी प्रस्तुत किए। पहली बार आए हैं और पर्यटन के लिए बहुत अच्छी संभावना दिखती है। वेजिटेशन बहुत रिच है यहाँ का और बर्ड्स सारी हैं यहाँ पे और कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो भी यहाँ पर हैं। नेचर है और हैबिटेट है, बहुत पक्षियों के अनुसार बहुत वातावरण बहुत अनुकूल है। और इस जगह का नाम चिरबटिया है, वो भी एक पक्षी कारण है, चीर फिजेंट, जो एक दुर्लभ और आईसीएन की रेड लिस्ट में है और वो यहाँ पे अच्छी मात्रा में है और उनका प्रजनन के यह जो है यहाँ पे अच्छी मात्रा में हो रहा है और उनकी जो संख्या है बढ़ रही है धीरे धीरे। जैसा कि नाम है चिरबटिया, चीर फिजेंट के लिए बहुत फेमस है और अगर आपको चीर फिजेंट देखना है तो आसपास के एरिए में अगर हम बात करें तो यहीं पर चांसेस हैं उसके दिखने के। और एक चिड़िया से देखिए, एक बर्ड से बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है। और अगर बात करें जैसे कि सर ने बताया कि थोड़ा सा ऑफ रोड हो जाता है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी के लिए थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर किसी का डिमांड है उस चीज़ को देखने के लिए तो उसके लिए उसको स्पेशली यहाँ पर आना पड़ेगा। नेचर फेस्टिवल वन विभाग द्वारा हर साल किया जाता था पहले, बट कोविड के चलते पिछले 2 साल से नहीं हो पाया था, तो हमें पुनः उसको रिवाइव करने का प्रयास रहा था। तो उसी तर्ज पे हमने इसको 2 दिवसीय नेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है इसमें। तो इसमें हमने जो है स्थानीय लोगों के सांस्कृतिक प्रोग्राम, पर्यावरण के दृष्टि से संदेश देने का प्रयास रहा है। मसूरी में तिब्बत राष्ट्र विद्रोह दिवस की 64वीं वर्षगांठ पर तिब्बतन महिला एसोसिएशन और मसूरी तिब्बती समुदाय समिति ने संयुक्त रूप से चीन के खिलाफ मसूरी हैप्पी वैली से गांधी चौक तक रैली निकाली। रैली में तिब्बती समुदाय के लोगों ने तिब्बत की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए चीन की नीतियों पर रोष जताया। आपको बता दें कि तिब्बतन महिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विरोध रैली में छात्र छात्राओं और तिब्बत समुदाय से तिब्बत की संस्कृति को बचाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि 12 मार्च 1959 को
तिब्बती महिलाओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था, जिसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी है। हर साल 10 मार्च को क्रांति दिवस भी मनाया जाता है। अभी फिलहाल जो हमारा मांगे है, चाइना में बहुत सारे अत्याचार होते आए हैं, अभी हो भी रहा है। अभी जो अब नया बात करें तो अभी कोविड के टाइम पे ज़बरदस्ती उन्होंने ज़ीरो कोविड पॉलिसी करके एक बनाया था। तो ज़बरदस्ती, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब साथ में डाल के जो ज़बरदस्ती का जो वहाँ हो रहा है, और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है। हम ये मांगे कर रहा है कि तिब्बत में थोड़ा सा फ्रीडम मिले, जो राइट ऑफ स्पीच है जिसे कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो ह्यूमन राइट। सभी तिब्बत वासियों का चाइना ने हमें शहीद करके बहुत मतलब देश छीना था 1959 में। आज हमारा 12वें मार्च में हम महिला मैदान में कूद कर हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि सबके शहीद के उन सब के साथ में हम आज भी खड़े हैं। वहीं 35 असम राइफल शिलोंग में तैनात रुद्रप्रयाग के फलई गांव निवासी कुलदीप सिंह भंडारी 10 मार्च को ऑपरेशन ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया, जहां हजारों लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। मंदाकिनी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को अंतिम सलामी देने के लिए भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं रुद्रप्रयाग स्थित ग्रेनेडियर बटालियन के सैनिकों ने उन्हें सैनिक सम्मान के साथ 21 राउंड फायर कर वीर सैनिक को सल्यूट किया। आपको बता दें कि असम राइफल से आए जवान दिनेश सिंह, मनोज सिंह और महावीर सिंह और ग्रेनेडियर बटालियन के मेजर ने शहीद के पुत्र आयुष को तिरंगा सौंपा। 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया। कुलदीप सिंह भंडारी असम राइफल में कार्यरत थे और जो है वो शहीद हो गए हैं। और यह घटना जो है 10 तारीख सुबह 8-9 बजे की है और हमें सूचना मिली 11-12 बजे। और सूचना मिलने के बाद जो है आज 11 तारीख को उनके पार्थिव शरीर को ग्राम सभा फलई में लाया गया और उनका जो है अंतिम संस्कार कर दिया गया है उनके पैतृक घाट विजयनगर में। और उनको सैन्य सम्मान के साथ जो है ग्रेनेडियर जो यहाँ पे फौज रहती है रुपया में, उनके द्वारा किया गया। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने अप्रैल से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा को लेकर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आने का न्योता दिया। वहीं माना यह जा रहा है कि नड्डा से चर्चा के बाद अब मुख्यमंत्री अपनी सरकार में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दायित्व बांट सकते हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 16 मार्च से शुरू हो रही है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र डबल लॉकर में रखे जाएंगे। परीक्षा केंद्र में छात्र और शिक्षक मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं ले जा सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठकें भी की है। वहीं नकल विहीन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नकल विहीन परीक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर सचल दल बनाए जाए। सभी परीक्षा केंद्रों में ये जाएंगे। खासकर सड़क मार्ग से अधिक दूरी पर स्थित केंद्रों पर ये अनिवार्य रूप से जाना होगा। मैंने एक समीक्षा बैठक की है। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं इस बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं। हमने 3 चीज़ें रखी हैं कि पहले तो एक तो नकल विहीन परीक्षाएं होनी चाहिए। दूसरा यह है कि जितने भी संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र हैं वहाँ पे पर्याप्त जो है व्यवस्था, चाहे पुलिस की हो चाहे विभाग की ओर से, उसकी भी व्यवस्था वहाँ पे रखी जाएगी। तीसरा यह है कि जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं, इस बार हमने कहा है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र में उड़न दस्ते जरूर जाएंगे, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत हो तो तुरंत उस पर जो है कार्रवाई की जा सकती है। और इस बार ये भी टारगेट किया गया है कि परीक्षा परिणाम जो है 25 मई से पहले घोषित किया जाएगा, ताकि जो नया सत्र है वो समय पर शुरू हो जाए। तो काफ़ी बदलाव इस बार हम लोग कर रहे हैं।
वहीं देहरादून में शिक्षा विभाग में सभी शिक्षक और कर्मचारी जो अटैचमेंट पर दूसरी जगहों पर तैनात है, वे सभी कर्मचारी अपनी मूल तैनाती पर वापस आएंगे। आपको बता दें कि शिक्षा महानिदेशक ने विभाग में सभी अटैचमेंट निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग में तबादलों के दौरान अटैचमेंट ज्यादा देखने को मिलते हैं, बल्कि कई जगहों पर ऐसी शिकायतें भी मिलती है कि अटैचमेंट पर गए कर्मचारी शिक्षक सालों से अपनी मूल तैनाती पर वापस नहीं गए हैं। ऐसे में विभाग में एक बार फिर से सभी अटैचमेंट को समाप्त कर दिया गया है और सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को अपनी मूल तैनाती पर जाने के आदेश दे दिए गए हैं, जिससे विभागीय व्यवस्था और अधिक मजबूत हो सके। शिक्षक है या कर्मचारी हैं या कोई भी है, देखिए कि अगर कोई बीमार है या किसी की घर की परिस्थितियां अगर ऐसे हैं तो भाई 2 महीने 4 महीने के लिए अटैचमेंट किया जा सकता है। लेकिन साल 2-2 साल 4-4 साल के कई लोग जो है अपने अपनी जगह से दूसरे जगह बैठे थे और इसलिए बात आई कि भाई एक बार सबको वापस किया जाएगा और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो ये देखा जाएगा कि ज़रूरत है या नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो सभी लोगों को खुश होना चाहिए कि सब अपने मूल स्थान पे चले। वहीं ऋषिकेश में रेलवे रोड स्थित एक होटल के पास कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा शुरू हुई। पदयात्रा रेलवे रोड से सुभाष चौक, मुखर्जी मार्ग, घाट रोड होते हुए त्रिवेणी घाट में गांधी स्तंभ पर संपन्न हुई। इस दौरान हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का नेतृत्व पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया। आपको बता दें कि पदयात्रा में कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के संदेश वाले पैम्फलेट भी बाजारों में बांटे। इस बीच पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि अभियान के जरिए प्रदेश भर में महंगाई, बेरोजगारी और अराजक हालातों से आम जन को अवगत कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के हाथ को पकड़कर उनके दिलों तक पहुंचने की ये यात्रा बननी चाहिए। परिवर्तन की यात्रा है, इसमें हम जनता के उन सब सवालों को उठा रहे हैं जिनसे आज जनता त्रस्त है, पस्त है और जिनसे हर घर दुखी। महंगाई, अब देखो गैस के दाम कहाँ पहुंचे, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बिजली, पानी, होम, क्या कहते हैं, गिरकर सब चीजें बढ़ गई। आमदनी लोगों की सिकुड़ रही है, आमदनी रसातल में जा रही है, किसानों को गन्ने का मूल्य नहीं दिया। वहीं नैनीताल में राम सेवक सभा प्रांगण में विभिन्न हिंदू संगठन और हनुमान भक्त इकट्ठे हुए और हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर सत्य सनातन शक्ति जन जागरण अभियान के अध्यक्ष पंकज खत्री ने कहा कि वे प्रति शनिवार को प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ताकि ध्वजा जो हमारी पौराणिक संस्कृति का प्रतीक है उससे लोगों को जोड़ने और उसके मान सम्मान को बनाए रखा जा सके। आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों। यहाँ राम सेवक दल विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से जो ध्वज हमारा आन बान शान का प्रतीक है और हमारा धर्म ध्वजा वाहक है और हमारी जो पुरानी संस्कृति है उसका एक माध्यम हमारा ध्वज है, उसके मान सम्मान को बनाए रखने के लिए और उसके मान सम्मान हमारे सबके अंदर जागरण हो, उस विश्वास के साथ हम इस नैनीताल का जो फील्ड है उसमें हम लोग ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आप सभी भक्तों के माध्यम से यहाँ आयोजन किया। यहाँ राम सेवक दल विश्व हिंदू परिषद ये ध्वज फहराया गया है, एक हमारा आस्था का प्रतीक है, तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि उसके सामने भी हनुमान चालीसा पढ़ी गई। सारे हनुमान भक्तों को बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि हर मंगलवार को ये प्रोग्राम होता ही था कि हनुमान चालीसा हम लोगों के भक्तगणों द्वारा, चाहे हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, पूरे उत्तराखंड में इसका अभियान। वहीं गैरसैंण में बदला मौसम का मिजाज, हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान जताया था, जिसके बाद भराड़ीसैंण में बूंदाबांदी शुरू हो गई है।
वहीं लक्सर में हिंदू राष्ट्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा के नेतृत्व में कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मौन जुलूस निकालकर भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि इसी के साथ साथ इस मांग के साथ इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय वर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के पटल पर भारत की ही नहीं बल्कि हिंदुत्व का डंका कायम कर रहे हैं, जिसे लेकर प्रत्येक हिंदू समाज का व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है और उनके द्वारा अधिकारी के रूप में शीघ्र भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग भारत सरकार से की जा रही है। हमारा देश का जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता का जो खिताब मिला है वो हिंदुत्ववादी शक्तियों का प्रकटीकरण मात्र है। अभी कुछ 35-40% हिंदू संगठित हुआ तो ये विश्व में भारत की छवि बन गई। आज हम राष्ट्रवादी हिंदू संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय वर्मा जी की अगुवाई में आज मौन जुलूस के माध्यम से सरकार से अपील करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लोग सभी जानते हैं हमारे देश में युवा लोग और ज्यादा प्रेरित हिंदू धर्म के लिए एकत्रित होते हैं और आज की जो जनसंख्या है हमारे देश में हिंदू की जनसंख्या बहुत अधिक है। इसी के प्रबल को हम हिंदू राष्ट्र की वहीं देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा ए के सब वेरिएंट H3N2 के मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की, साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड, ICU, वेंटिलेटर आदि की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा ए की सब वेरिएंट H3N2 के मरीजों की सघन निगरानी की जाए। वहीं हर मरीज की IHIP पोर्टल में एंट्री की जाए। अस्पतालों में दवाइयों, मास्कों और इन सभी चीजों की कमी ना हो, साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। इस इन्फ्लुएंजा वाले सीजन के स्टार्ट में ही जनवरी में हमने एक इन्फ्लुएंजा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी और अभी हम फिर निर्देशित करने चाह रहे हैं कि ये कॉमन वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड वगैरह है तो वो अपना आइसोलेट कर ले अपने को और थोड़ा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, मास्क वगैरह पहने और अगर किसी को सिम्टम कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो चिकित्सक की राय ले जल्दी ही। और अगर खासकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले जो कोमॉर्बिड और किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो वो अपना ज़्यादा प्रिकॉशन ले। इस वहीं हरिद्वार के बहदराबाद औद्योगिक क्षेत्र स्थित रबड़ प्लांट में भीषण आग लगी। आग लगने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। वहीं फैक्ट्री कर्मचारियों द्वारा आग बुझाने का प्रयास भी किया गया। फिलहाल सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं लक्सर पुलिस ने अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस समेत 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें न्यायालय में पेश करने की तैयारी हो रही है। वहीं लक्सर कोतवाल अमरजीत सिंह के मुताबिक अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान नशे की लत को पूरा करने के लिए अवैध हथियारों सहित किसी भी घटना को अंजाम देना बताया गया है, जिसे लेकर पुलिस लगातार गश्त कर रही है और कई चेकिंग अभियान भी चला रही है।